Morning. I, Dr. Sheila Kumari Gupta. Today I am going to give a brief lecture on the topic money. What is money? सबसे पहले हम मुद्रा के बारे में जानेंगे। हमारे सामने आज मुद्रा विनिमय प्रणाली प्रचलित रूप से चल रही है। मुद्रा के आगमन से पहले वस्तु विनिमय प्रणाली चलती थी। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमारा जितना भी लेन देन होता था, विनिमय होता था, एक्सचेंज होता था, सभी कुछ वस्तु के रूप में होता था। वस्तु विनिमय प्रणाली में हमें विभिन्न कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, जिसके कारण हमारे सामने मुद्रा विनिमय प्रणाली आई। मुद्रा विनिमय प्रणाली भी आज वर्तमान समय में कागज मुद्रा चल रही है। कागज मुद्रा से पहले हमारे सामने धातु मुद्रा चल रही थी। वस्तु विनिमय प्रणाली के बाद सब कहेंगे तो सबसे पहले धातु मुद्रा आई। धातु मुद्रा के आगमन के बाद कागज मुद्रा आई। कागज मुद्रा के बाद आई हमारी साख मुद्रा। साख मुद्रा के बाद आज हमारा आ गया है क्रेडिट मनी। तो हम मनी के बारे में पढ़ेंगे। मुद्रा एक ऐसी वस्तु है जिसे विस्तृत रूप में विनिमय के माध्यम, मूल्य के मापक एवं संचय के साधन के रूप में स्वतंत्र एवं साधन रूप में स्वीकार किया जाता है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने मुद्रा को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया है, जिसमें प्रोफेसर कॉलबॉर्न के अनुसार मनी इज ए मीन्स ऑफ वैल्यूएशन। वैल्यूएशन मतलब मापक। एंड ऑफ पेमेंट। पेमेंट का अर्थ होता है भुगतान। एज बोथ द यूनिट ऑफ अकाउंट एंड द जनरली एक्सेप्टेबल मीडियम ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज अर्थात विनिमय। अर्थात इनसे निष्कर्ष निकलता है कि कॉलबॉर्न के अनुसार मुद्रा वह है जो मूल्य का मापक और भुगतान का साधन है। इसी तरह सेलिगमैन ने भी मुद्रा का डिफिनेशन दिया है। मनी इज वन थिंग दैट पोसेस जनरल एक्सपेक्टेबिलिटी। इसका अर्थ होता है सर्वग्राह्यता। इन परिभाषाओं के अतिरिक्त और भी विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने भिन्न भिन्न परिभाषाएं दी है, जिसमें हार्डले विदर्स के अनुसार मुद्रा वह है जो मुद्रा का कार्य करता है। टॉमस के अनुसार मुद्रा किसी आर्थिक लक्ष्य की प्राप्ति का साधन है, अर्थात जो किसी की सेवाओं को प्राप्त करने के लिए दी जाती है। प्रोफेसर मार्शल के अनुसार मुद्रा वह है जो धुरी है जिसके चारों तरफ संपूर्ण विज्ञान चक्र काटता है। प्रोफेसर पिगू के अनुसार आधुनिक जगत के उद्योग मुद्रा रूपी वस्त्र धारण की हुई है। इन परिभाषाओं से कंक्लूजन के रूप में हमारा निकलता है कि मनी इज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इन द सेंस दैट वी ऑल एग्री टू एक्सेप्ट इट इज द मेकिंग ट्रांजैक्शन। अर्थात मुद्रा की मांग हम लेन देन के लिए करते हैं और इसका वर्तमान समय में बहुत ही अधिक महत्व है। अब टाइप्स ऑफ मनी के बारे में हम लोग जानेंगे। मुद्रा के प्रकार। मुद्रा के विभिन्न प्रकार हैं, जिसमें इसे दो रूपों में मुख्यतः बांटा गया है। पहला है मॉनेटरी सिस्टम क्रिएशन और दूसरा है एक्सेप्टेबिलिटी क्रिटेरियन। तो मुद्रा प्रणाली कसौटी के अनुसार मुद्रा को हम दो रूपों में देखते हैं। एक है मेटेलिक मनी और दूसरा है पेपर मनी। मेटेलिक मनी अर्थात धातु मुद्रा। सोना, चांदी, तांबा आदि जैसे किसी भी धातु से बनी मुद्रा को हम धातु मुद्रा कहते हैं। इसके अंतर्गत तीन प्रकार के मुद्रा पाए जाते हैं। एक है मानक मुद्रा। मानक मुद्रा मतलब स्टैंडर्ड मनी, वह मुद्रा जिसका मूल्य वस्तु के रूप में गैर अमौद्रिक उद्देश्यों के लिए भी उतना ही है जितना कि मुद्रा के रूप में उसका मूल्य है। सेकेंड है प्रतीक मुद्रा। भारत में जो 1 रुपये का सिक्का है वह प्रतीक मुद्रा है। यदि उसे पिघलाया जाए तो उसकी धातु 1 रुपये में नहीं बिकेगी। थर्ड होती है सहायक मुद्रा। प्रतीक मुद्रा की सहायता करना अर्थात 5 पैसे से 25 पैसे तक के सिक्के, 50 पैसे के सिक्के, ये सभी हमारी सहायक मुद्रा के रूप में कहे जाते हैं। सेकेंड है पेपर मनी, कागज मुद्रा। कागज के बने विभिन्न अंकित मूल्यों के नोटों से है, जिसे देश के केंद्रीय बैंक और सरकार जारी करती है। इसे पेपर मनी कहते हैं। वर्तमान समय में पेपर मनी का ही हम लोग ज़्यादा प्रयोग करते हैं। सेकेंड है एक्सेप्टेबिलिटी क्रिटेरियन, स्वीकार्यता कसौटी। मुद्रा को जारी करने वाले की प्रकृति, जैसे सरकार, केंद्रीय बैंक
कमर्शियल बैंक अथवा अन्य कोई स्वीकार्यता कसौटी के आधार पर मुद्रा को वैध और अवैध मुद्रा में वर्गीकृत किया जा सकता है। वैध और अवैध अर्थात लीगल टेंडर मनी और नॉन लीगल टेंडर मनी। वैध मुद्रा वह मुद्रा है जिसे सरकार तथा जनता दोनों ही भुगतान और ऋण चुकाने के साधन के रूप में स्वीकार करते हैं, क्योंकि इसे सरकार की मंजूरी प्राप्त है। भारत में 1 पैसे से लेकर 25 पैसे तक की सीमित वैध मुद्रा है। इसे एक निश्चित सीमा तक ही भुगतान किया जा सकता है। दूसरा है अवैध मुद्रा, नॉन लीगल टेंडर मनी। जिस मुद्रा को सरकार अथवा केंद्रीय बैंक की कानूनी मंजूरी प्राप्त नहीं होती है उसे अवैध मुद्रा कहते हैं। तीसरा है मनी ऑफ अकाउंट एंड मनी प्रॉपर अर्थात लेखा मुद्रा तथा यथार्थ मुद्रा। केन्स ने लेखा या हिसाब मुद्रा से तथा यथार्थ मुद्रा में भेद किया है। लेखा मुद्रा वह है जिसमें ऋण कीमतें और सामान्य क्रय शक्ति को व्यक्त किया जाता है। इसे हम लोग लेखा मनी के रूप में जानते हैं। अब हम आगे देखेंगे मुद्रा के कार्य, फंक्शन ऑफ मनी। मुद्रा के मुख्यतः 3 कार्य होते हैं। पहला है प्राइमरी फंक्शन, दूसरा है सेकेंडरी फंक्शन और तीसरा है कॉन्टिजेंट फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन अर्थात प्राथमिक कार्य, सेकेंडरी फंक्शन अर्थात गौण कार्य और कॉन्टिजेंट फंक्शन अर्थात आकस्मिक कार्य। तो सबसे पहले हम प्राइमरी फंक्शन के बारे में देखेंगे। प्राथमिक कार्य, मुद्रा के 2 प्राथमिक कार्य हैं। पहला मीडियम ऑफ एक्सचेंज एंड दूसरा वैल्यू ऑफ मनी। मुद्रा विनिमय का माध्यम है। आज हम जितना भी लेन देन करते हैं सब मुद्रा के रूप में ही करते हैं। इसे मुद्रा का प्रमुख कार्य भी कहा जाता है। इसमें मुद्रा के उन कार्यों को सम्मिलित किया जाता है जो मुद्रा द्वारा प्रत्येक देश में संपादित किया जाता है। इसके 2 कार्य हैं। दूसरा है वैल्यू ऑफ मनी, मूल्य का मापक। इसे लेखा की इकाई, मूल्य की इकाई या मूल्य के सामान्य मापने नाम से भी जाना जाता है। मुद्रा इकाई सभी वस्तुओं तथा सेवाओं के मूल्य को मापती है। वास्तव में मुद्रा इकाई वस्तुओं और सेवाओं के मूल्य को कीमत में व्यक्त करती है। सेकेंड है सेकेंडरी फंक्शन अर्थात गौण कार्य, द्वितीयक कार्य। इसमें वे कार्य आते हैं जो मुद्रा के प्राथमिक कार्य को सहायता के लिए किए जाते हैं। इसके मुख्यतः 3 है सेकेंडरी कार्य में। पहला है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट अर्थात स्थगित भुगतानों का माध्यम। सभी ऋण मुद्रा में लिए जाते हैं, अतः मुद्रा ने कर्ज लेना और कर्ज का पुनर्भुगतान करना आसान बना दिया है। क्योंकि लेखा इकाई टिकाऊ है, मुद्रा वर्तमान मूल्य को भावी मूल्यों से जोड़ती है। मुद्रा के कारण शेयर, डिबेंचर और प्रतिभूतियों को स्वीकार करना और बेचना संभव हो गया है। अंततः हम कह सकते हैं कि मुद्रा का यह कार्य वित्तीय एवं पूंजी बाजार का विकास करता है। मुद्रा का यह कार्य स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये हमारा स्थगित भुगतान का जो कार्य है यह बहुत ही आगे बढ़ाता है। और सेकेंड है स्टोर ऑफ वैल्यू, मूल्य का संचय। जिस वस्तु को मुद्रा के रूप में चुना जाता है वह ऐसी होती है जो लंबी अवधि तक रखी रहने पर भी नष्ट नहीं होती है। स्टोर ऑफ वैल्यू यानी मुद्रा को हम लंबी समय तक क्या कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। लेकिन हम वस्तुओं को क्या कर सकते थे, लंबे समय तक स्टोर नहीं कर सकते थे। तीसरा है ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जिस व्यक्ति के पास नकदी या परिसंपत्ति के रूप में मुद्रा है वह उसे किसी भी अन्य व्यक्ति को या एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्थानांतरित कर सकता है। अर्थात मुद्रा को हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक आसानी से ले जा सकते हैं। जैसे अभी एटीएम है, एटीएम के माध्यम से हम कहीं भी चले जाएं, देश में चले जाएं, विदेश में चले जाएं, कहीं भी चले जाएं, आराम से अपने पैसे का उपयोग भी कर सकते हैं और अपने पैसे को एक स्थान से दूसरे स्थान ले जा भी सकते हैं। थर्ड है कॉन्टिजेंट फंक्शन
आकस्मिक कार्य वे कार्य हैं जिन्हें मुद्रा करती है। बेसिस ऑफ क्रेडिट अर्थात साख का आधार, मुद्रा हमारी साख का आधार है। सेकेंड है मेजरमेंट ऑफ नेशनल एंड सोशल इनकम, यह राष्ट्रीय आय और सामाजिक आय को मापने का एक साधन है। तीसरा है बेसिस ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, मुद्रा से माध्यम से हमें अधिकतम संतुष्टि की प्राप्ति भी होती है। नेक्स्ट है हेल्पफुल इन मनी डिसीजन, यह हमें निर्णय लेने में भी सहायक देती है। जैसे हम कहीं चले जाते हैं, हमें कुछ वस्तु लेना है, तो हम मुद्रा का उपयोग उसकी वस्तु की उपयोगिता के आधार पर हम डिसीजन लेने में हमको सहायता मिलती है। नेक्स्ट है मोस्ट लिक्विड ऑफ ऑल लिक्विड एसेट, तरल परिसंपत्तियों में सर्वाधिक यह तरल होती है। बेसिस ऑफ एडजस्टमेंट, यह समन्वय करने में भी सहायक होती है। इस तरह मुद्रा के मुख्यतः 3 कार्य हैं, प्राइमरी फंक्शन, सेकेंडरी फंक्शन एंड कॉन्टीजेंट फंक्शन। इन्हीं तीनों कार्यों से हमारा मुद्रा का स्थैतिक कार्य और गत्यात्मक कार्य भी निकलता है। स्थैतिक मतलब स्थिर, जिससे अर्थव्यवस्था हमारी स्थिर रहती है, और डायनामिक, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में गतिशीलता आती है। तो स्थैतिक में हम देखते हैं सबसे पहले टू रिमूव डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, हमें दोहरे संयोग को दूर करने में यह सहायता करती है। दूसरा है एज ए कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, मूल्य के सामान्य रूप के में हम इसको माप सकते हैं। नेक्स्ट है एज ए स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, ये आपका सेकेंडरी कार्य का है। एज ए स्टोर ऑफ वैल्यू, ये भी सेकेंडरी फंक्शन से है। नेक्स्ट है एज ए ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, ये मूल्य का हस्तांतरण हम कर सकते हैं, ये भी हमारा सेकेंडरी फंक्शन है मुद्रा का। नेक्स्ट है डायनेमिक रोल ऑफ मनी, डायनेमिक रोल अर्थात मुद्रा का गत्यात्मक कार्य, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है, उसे हम डायनेमिक रोल ऑफ मनी कहते हैं। फर्स्ट टू द कंज्यूमर्स, प्रोड्यूसर्स, गवर्नमेंट एंड सोसाइटी, यह मुद्रा जो है कंज्यूमर के लिए, उपभोक्ता के लिए, सरकार के लिए और समाज के लिए बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि मुद्रा के माध्यम से ही उपभोक्ता एक वस्तु का क्रय करते हैं तो दूसरे उसका विक्रय करते हैं। प्रोड्यूसर है, वस्तुओं का उत्पादन करते हैं, कच्चे माल लाते हैं और वस्तुओं का उत्पादन करके वस्तुओं को बाजार में पूर्ति करते हैं। सरकार भी इसी तरह हमारे मुद्रा मुद्रा के माध्यम से ही हमें विभिन्न प्रकार की सुविधाएं देती हैं, हमसे टैक्स लेती है और अपने आय जमा करती है। फिर उस आय को हमें अनुदान के रूप में या ट्रांसफर पेमेंट के रूप में प्रदान करती है। सोसाइटी में हम सब एक साथ मिलकर रहते हैं, हमारा जितना भी लेन देन होता है सब मुद्रा से ही होता है। अगर मुद्रा नहीं होगा तो आपस में आपसी समझौता भी हम लोगों के बीच नहीं हो सकता है, क्योंकि सभी व्यक्ति सभी वस्तुओं का उत्पादन नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है इन स्पेशलाइजेशन एंड डिसीजन ऑफ लेबर, अर्थात श्रम एवं विभाजन के श्रम के विशिष्टीकरण और विभाजन में भी यह सहायक होता है। नेक्स्ट है एज ए बेसिस ऑफ क्रेडिट, साख के निर्माण में भी यह सहायक होता है। नेक्स्ट है एज ए मीन्स टू कैपिटल फॉर्मेशन, पूंजी निर्माण में यह सहायक होता है। डिस्ट्रीब्यूशंस एंड कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम, राष्ट्रीय आय के वितरण और गणना करने में भी मुद्रा सहायक होता है। इन नेशनल एंड इंटरनेशनल ट्रेड इकोनॉमिक ग्रोथ, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मुद्रा सहायक होता है और आर्थिक विकास में भी मुद्रा हमें सहायता करती है। तो इन सभी कार्यों के कारण हमारे अर्थव्यवस्था में क्या होती है, गति उत्पन्न होती है। तो मुद्रा के कार्य को हम प्रथमा 3 कार्यों में बांटते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड कॉन्टीजेंट। पुनः इन कार्यों को हम 2 रूपों में बांट देते हैं, स्टैटिक और डायनामिक। तो मुद्रा हमारे लिए बहुत ही उपयोगी है। वर्तमान समय में हमारे देश में मुद्रा घटती ही जा रही है, क्योंकि लॉकडाउन का समय है और स्थिति
हमारे देश की गंभीर होते जा रही है, क्योंकि जीडीपी हमारा बहुत ही घट गया है। जनवरी फरवरी में हमारा जीडीपी 3.1 रहा है, और अगर देखा जाए 2019-20 के लिए हमारा जीडीपी ग्रोथ 4.2 ही दिखला रहा है। अगर इसके बाद के जीडीपी में हम जीडीपी ग्रोथ को हम देखेंगे तो ये और भी गिरने की स्थिति है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब।